से बाहर ही आया वो। ठीक हो गया सर, स्टार्ट करें। हाँ, ये पूरी पिक्चर शेयर कर देना। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैगम अब्बास और आज हमारा जो टॉपिक है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में हम पोलीट्राइकम को आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसमें आपने देखा जो सामने आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, इसमें दो तरह की जनरेशन आपको दिखाई दे रही हैं। दो तरह की जनरेशन कैसे हैं इसके अंदर, अगर हम डायग्राम जहाँ पे बी लिखा हुआ है उसको देख लें तो सबसे पहले इसके अंदर लीफी, हाँ जी, डायग्राम बी के अंदर तो इसके अंदर आपको लीफी गेमिटोफाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रायोफाइट है उसमें आपको तकरीबन सीटा और कैप्सूल दिखाई दे रहा है। दोनों जनरेशन आपको एक साथ दिखाई है। जो सबसे पहले नीचे मौजूद है वो आपके पास गमीटोफाइट है। ऐसी गमीटोफाइट कैसी है, लीफी गमीटोफाइट है। और उसके बाद इसके ऊपर, हाँ जी, इसके अलावा ऊपर आपको जो ऊपर वाला पोर्शन है वो इसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन दिखाई हुई है। बाकी आपको अच्छे से याद होगा जब भी मैंने कहा था कि लीफी गमीटोफाइट होगी तो उसके अंदर लाजमी तौर पे जो प्रोटोनीमा होगा वो इसके अंदर मौजूद होगा। प्रोटोनीमा क्या है, आप सब पहले पढ़ चुके हैं कि जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसको हम नाम दे रहे थे प्रोटोनीमा का। और जितने भी लीफी लीफी ब्रायोफाइट्स है उनके अंदर प्रोटोनीमा लाजमी तौर पर बनता है। अच्छा, ये तो एक प्रोटोनीमा था, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। यहाँ पे पोलीट्रैकम के अंदर आपको सेकेंडरी जो है प्रोटोनीमा वो आपको मिलेगा। मतलब इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो किसकी मदद से होगी, वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा की मदद से होगी। खैर, उसकी तरफ आएंगे। आ, हमने इसका लीफ देखा, लीफ की मॉर्फोलॉजी कैसी है। इसके अंदर मिड रिब खास तौर पे लीफ के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो इतना ही है इस डायग्राम के अंदर जो चीजें आपको बताई हुई हैं। हाँ, राइजाइड खास तौर पे आपको दिखाए हुए राइजाइड। राइजाइड हमने पहले देखे थे लिवर वर्ड्स में यूनिसेलुलर थे, जहां पर मल्टी सेलुलर राइजाइड्स मौजूद होते हैं। देखिए छोटे छोटे करेक्टर हैं, मैं इनको नोट्स की सूरत में भी आपको सेंड कर दूंगा, तो आपने इतनी सी बातें याद रखनी होती है। नेक्स्ट आइएगा। मॉर्फोलॉजी है, जनरल करेक्टर है, वो आपने लाजमी देखने होते हैं। अच्छा, ये इसमें कुछ आपको अनाटमी दिखाई हुई है। ये किसकी अनाटमी बताई हुई है, राइजोम की बताई हुई है। राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड हॉरिजेंटल पार्ट जो है उसको, यानी हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ स्टेम, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, राइजोम का। तो राइजोम में कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, सबसे बाहर तो ऑफ कोर्स एपिडर्मस होती है। लेकिन ये क्योंकि अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड इससे मुराद ये है कि इसके अंदर स्टोमेटा मौजूद नहीं होंगे। मतलब इससे पहले हमने जब स्टोमेटा की बात की थी एंथोसिरोज में, तो हमने कहा था वहां पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी स्टोमेटा होंगे, लेकिन वो कहाँ पर होंगे, जिन स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे आपको बता देंगे, लेकिन राइजोम में स्टोमेटा का कोई काम नहीं होता। खैर, उसके बाद आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पैरेंट का मेटस टिश्यूज मौजूद होते हैं कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर हम आप नीचे से देखें तो लेबल किया होगा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। ये दो स्ट्रक्चर भी इसके अंदर क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनके राइजोम में एंडोडर्मिस है और इस तरीके से 2 से 3 लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है पेरिसाइकल, ठीक है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल ये दोनों स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा हाइड्राइड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। अगर ऊपर देखें येलो कलर में आपको हाइड्राइड्स दिखाए होंगे। हाइड्राइड्स नाम से भी जाहिर है ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ठीक है।
वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज है जिनको हमने नाम दिया किस चीज का, हाइड्राइड्स का। और इसी तरीके से लेप्टाइड्स, लेप्टाइड्स क्या है, ये फूड कंडक्टिंग टिश्यूज है जो सीप ट्यूब की तरह होते हैं, 2 से 3। हम कहते हैं स्टैंड मिलकर क्या बनाते हैं, लेप्टॉम बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की टर्म आपको यूज होती हुई दिखाई देंगी। जी, हाइड्रोम की और लेप्टाइड्स की। तो लेप्टाइड्स क्या है, जैसे कि आप फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं या सीप ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं हायर प्लांट्स के अंदर, कि वो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। इस तरीके से हाइड्राइड्स क्या हैं, हमने कहा जैसे आप जालम के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। तो इस हिसाब से लेप्टॉइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, लेप्टोम बनाते हैं। हाइड्राइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोम बनाते हैं। अच्छा, एक और लेप्टॉइड्स के नीचे दिया हुआ है अमाइलोम। अमाइलोम क्या है, आप कह सकते हैं सिंगल लेयर ऑफ शीथ है, स्टार्ची शीथ है, जो कि लेप्टॉइड्स को क्या करती है, कवर करती है। ये अमाइलोम भी क्या है, इनके अंदर मौजूद है। तो यही स्ट्रक्चर थे। अच्छा, एक और नीचे स्टीराइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, स्टीराइड्स क्या है, जो स्टीराइड्स हैं ये आप कह सकते हैं कि ये भी वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, या आप कह सकते हैं जैसे सक्लीराइड पढ़ते हैं आप हायर प्लांट में, सक्लीराइड्स वो क्या है, हम कहते हैं स्पोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। यहाँ पर से जो स्पोर्टिंग टिश्यूज हैं उनको हमने नाम दिया सक्लीराइड्स का। बहरहाल ये इन्हीं के साथ, हाइड्राइड्स के साथ ही मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है, यही सपोर्ट देना या वाटर की कंडक्शन करना। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था पिछले लेक्चर में कि जब हम ये खास तौर पे पढ़ लेंगे ब्रायोप्सिडा को, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा, देखिए आंसर आपके अपने पास होना चाहिए, डिसीजन आपने खुद करना है कि सबसे ज्यादा एडवांस कौन है। क्या एंथोसिरोज है, या हम ये कह सकते हैं कि फ्यूनेरिया या पोलिट्राइकम। क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमने वहां पर देखे थे कि वहां पे स्टोमेटा मौजूद है, मैंने आपको कहा यहाँ पे भी दिखाएंगे। वहां पर आपको कहा था कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। यहाँ पे भी स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करती है। हाँ, एक चीज जो कि वहां पर मौजूद है यहाँ पे नहीं है, वो कौन से थे, मैस्मेटिक टिश्यू वहां पे मौजूद थे, और मैस्मेटिक टिश्यूज यहाँ पर मौजूद मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप वाटर कंडक्टिंग टिश्यू देख रहे हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यूज देख रहे हैं, स्पोर्टिंग टिश्यूज देख रहे हैं, वो यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको दिखाई नहीं देते। जी, नेक्स्ट आइएगा, जरा जो स्टेम है उसके एनाटॉमी देख लेते हैं। जी, वही सेम स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा, एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है, और लीफ ट्रेसेस मौजूद हैं, लेप्टॉम मौजूद है। ठीक है, तो लेप्टॉम मौजूद है। लेप्टॉम से क्या मुराद है, वही बताया कि जो लेप्टॉइड्स के स्टैंड मिलकर क्या बनाते हैं, लेप्टॉम बनाते हैं। मेंटल से मुराद शीत होती है। स्टार्ची सेल्स मौजूद है। ठीक है, वही अमाइलोम जैसा कि बताया। उसके बाद हाइड्रोम है, हाइड्रोम मेंटल है, यानी कि लेयर मौजूद है। आगे चले गए हैं आप। जी, तो हाइड्रोम मौजूद है। इस तरीके से स्टीराइड्स मौजूद हैं, वही बताया कि सक्लीराइड की तरह हाइड्राइड्स मौजूद हैं। तो वही स्ट्रक्चर जो कि आपको बताए हुए हैं किसके अंदर, राइजोम के अंदर बताए हैं। ठीक है, तो वही यहीं पर आपको स्टेम के अंदर भी तकरीबन वो चीज़ें दिखाई दे रही है। हाँ, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल वहां पर आपको बताई थी। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि इनके अंदर भी एंडोडर्मिस मौजूद होगी स्टेम के अंदर, लेकिन यहाँ पर डायग्राम के अंदर मेंशन नहीं है, ना ही ये कोई इतना क्रिटिकल यहाँ पर पॉइंट है। खैर, मैंने आपको ऑलरेडी लेप्टॉम का फंक्शन और हाइड्राइड्स का फंक्शन और अमाइलोम के बारे में बता चुका हूँ, लिहाजा हम नेक्स्ट चलेंगे। जी, एक और डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखाए हुए हैं, एंथ्रीडिया दिखाए हुए हैं, एंथ्रीडिया क्लस्टर की सूरत में मौजूद है। ठीक है, हाँ जी, एंथ्रीडिया कुछ क्लस्टर की सूरत में मौजूद हैं। और उसके अलावा कुछ स्टीराइल्स स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि पैराफाइसिस, वो हमने कहा कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, इनको हम स्टीराइल स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं, पैराफाइसिस।
स्टेराइल से मुराद है कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और है, पेरीगोनियल। पेरीगोनियल से मुराद भी वही है। पेरी का मतलब जो सराउंड करते हैं, जो इनको एंथ्रेडिया को सराउंड कर रहे हैं, उनको हमने पेरीगोनियल लीव्स का नाम दिया है। तो ये एंथ्रेडिया। अच्छा देखिए, उसके बाद फर्दर आप अक्सर देखते हो कि मैं अपने लेक्चर में कोई ज्यादा एंथ्रेडिया या आर्किगोनिया पे बात नहीं करता। एक ही बात कर ली है, उस पे आपने हमेशा याद रखना है। इसमें कोई मजीद इतनी ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल बातें नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम दिखाइएगा, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाया होगा यही एंथ्रेडिया का। जी, आप देख सकते हैं सिंपल सा देखिए स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर जैकिल लेयर मौजूद है, और उसके अंदर क्या मौजूद है, अंदर हमने कहा कि एंड्रोगोन्स मौजूद है, या हमने कहा कि एंथ्रीडियल मदर सेल मौजूद है, और ये माइटोसिस से डिवाइड करेंगे। उसके नतीजे में क्या बनेंगे, एंथ्रोजाइड बनेंगे। एंथ्रोजाइड आप कहते हैं यही जब शील्ड सेल या जैकेट सेल रप्चर होते हैं, तो उसके नतीजे में एंथ्रोजाइड यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा फिलामेंटस पैराफाइसिस दिखाए हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, इन्हीं एंथ्रेडिया को सराउंड कर रहे हैं। आप देखें, स्ट्रीडोफार्ड में पढ़ेंगे, कहीं पे भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई होगी, लेकिन स्ट्रक्चर ओवरऑल एंथ्रेडिया का यही होता है। यही नेक्स्ट चाहिएगा, नेक्स्ट डायग्राम आर्चिगोनिया पे देख लेते हैं। ये एंथ्रोजाइड दिखाए हुए हैं, ठीक है, आपको जो वहां से बाहर निकलते हैं, उसके बाद ये आर्किगोनिया तक जाते हैं। आर्किगोनिया की डायग्राम दिखाइएगा। नेक्स्ट डायग्राम। हाँ जी, यहाँ पे इस डायग्राम में आइएगा, देखिएगा, तो यहाँ पर आपको आर्चिगोनिया दिखाई हुई है, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके गिर्द क्या मौजूद है, पेरिकार्डियल लीव्स मौजूद है। देखिए, पेरिकार्डियम की हम आज तो बात नहीं कर रहे, पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। पेरिकार्डियम क्या करती हैं, हमने कहा कि ये प्रोटेक्ट करती हैं किस चीज को, आर्चिगोनिया को। बाकी आर्किगोनिया में आप देख सकते हैं, पहले भी बता चुका हूं कि नेक मौजूद होती है। 4 आप कह सकते हैं रोज ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कॉलम, 4 कॉलम होते हैं किस चीज के, नेक सेल्स के, और वो मुकम्मल तौर पर सराउंड करते हैं किसको, जो इसके अंदर मौजूद है, नेक कैनाल सेल। अब नेक कैनाल सेल्स की तादाद आप अक्सर 4 से 6 बताई होती है, 5 से 7 बताई होती है। नंबर किसी को भी याद नहीं होते, आप कोई से बता सकते हैं कि नेक के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं किस चीज का, नेक कैनाल सेल्स का। नेक कैनाल सेल के नीचे क्या मौजूद होता है, जो स्वोलन पोर्शन है उसको हम वेंटर नाम देते हैं, आउटर। और वेंटर के अंदर जो सेल है उसको हम नाम देते हैं वेंटर कैनाल सेल का। और वेंटर कैनाल सेल के नीचे क्या मौजूद है, एक एग सेल मौजूद है, ठीक है। ये आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है। मजीद इसमें क्या दिखाए हुए हैं, पैराफाइसिस दिखाए हुए हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, इसी आर्किगोनिया को सराउंड कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट जाइएगा। नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम पे जाए, आप ये ना कहिएगा कि मेरी तरफ सिग्नल का इशू। जी, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए, स्पोरोफाइट जनरेशन की तरफ आ गए हम। मतलब एंथ्रोजाइड ने क्या किया, उसने एग को फर्टिलाइज किया, उसके बाद जो जाइगोट बना, ठीक है, और जाइगोट ने जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करेगा तो अब स्पोरोफाइट जनरेशन बन रही है। स्पोरोफाइट जनरेशन में देखें, 2 से 3 चीजें हैं। एक फुट होता है, उसके बाद सीटा है, और मजीद क्या है, कैप्सूल है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ आऊंगा। जो फुट होता है, उसका काम क्या होता है कि वो इसको स्पोरोफाइट जनरेशन को अटैच करता है किसके साथ, गमीटोफाइट जनरेशन के साथ। और इसके अंदर कुछ ट्रांसफर सेल्स मौजूद होते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि एडवांस कैरेक्टर हैं। इन ट्रांसफर सेल्स का काम क्या होता है
कि इन्होंने फूड को ट्रांसफर करना होता है कहाँ से, गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट की तरफ इसने ट्रांसफर, सेल ने ट्रांसफर करना होता है, जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं, इसकी फुट के अंदर मौजूद है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं सीटा की तरफ। ठीक है, सीटा का काम क्या होता है, आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा इलोंगेटेड नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर मौजूद है सीटा। और इसका काम ये होता है कि ये जो कैप्सूल है उसको और फुट को आपस में जोड़े हुए हैं। अच्छा, इसी सीटा का एक स्वोलन पोर्शन है जिसको हम नाम देते हैं एपोफाइसिस का। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास ब्रायोप्सिडा है या पॉलीट्राइकम है, इसके पास भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, वो एपोफाइसिस में होते हैं। जो ऊपर वाला कैप्सूल है वहां पर हम कहते हैं कि स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा कहाँ पर है, इधर ही एपोफाइसिस के अंदर। जी, एपोफाइसिस के अंदर स्टोमेटा है। इसके अलावा मजीद क्लोरन का मैट्रिक्स टिश्यूज भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना होगा। तो इसके बारे में, सीटा के बारे में इतना ही। हम ऊपर आते हैं, कैप्सूल की तरफ आते हैं। तो कैप्सूल में जो इसका जो मेजर पोर्शन है वो कौन सा है, वो आप कह सकते हैं थीका है। थीका के अंदर ही क्या बनते हैं, सारे के सारे स्पोर बनते हैं। खैर, मैं इसको बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहूंगा। ठीक है, सबसे बाहर सबसे बाहर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कलिप्ट्रा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट, जो आपके इस कैप्सूल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और कलिप्ट्रा का मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कलिप्ट्रा जो है मौजूद है, ठीक है, इनके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। और मजीद जो आपको यहाँ पर बताता चलूं कि कलिप्ट्रा असल में क्या चीज है, ये किस चीज से बनता है, ये वेंटर के सेल से ही बनता है। मतलब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें सिवाय स्पोर के, स्पोर तो हैप्लॉइड होते ही हैं, ठीक है, वो गेमेटोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। गेमेटोफाइट स्टार्ट ही स्पोर से होती है। उसके अलावा जितने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, सारे डिप्लॉइड है, सिर्फ एक हैप्लॉइड है। वो कौन सा, कलिप्ट्रा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बना किस चीज से है, वही जो आपको बताया कि आर्किगोनिया का पोर्शन है वेंटर, उससे बना है, लिहाजा ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। खैर, हम ऊपर से मजीद देखते हैं कि आपको एक अपर कुलम दिखाई दे रहा है। अपर कुलम से क्या मुराद होती है, लिप, लिड है, यानी कि ढक्कन है, या कैप है। जब ये कैप्सूल मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद हमने कहा कलिप्ट्रा भी यहाँ से उतर जाता है, और ये अपर कुलम भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद है, एपिफ्राम। एपिफ्राम क्या है, आप ये कह सकते हैं फैन शेप होता है। ठीक है, फैन शेप होता है, और या आप ये कह सकते हैं कि एक ये शीट लाइक होता है एपिफ्राम। तो इसका काफी रोल है किस चीज के अंदर, स्पोर डिस्पर्सल में। मतलब इसके अंदर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जैसे ढोल नहीं होता, उसमें ऊपर से नीचे थोड़ा, आप इसे वाइब्रेट कह लें, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे ऊपर नीचे ये पुश होता है, तो इसके अंदर जो पोर्स होते हैं, वहां से स्पोर क्या होते हैं, वो डिस्पर्स होना शुरू होते हैं। उसके बाद पेरिस्टोम बताए हुए हैं। पेरिस्टोम क्या है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। कितने होते हैं, 64 बताए हुए हैं मेरी बुक में। ठीक है, 32 से 64 बताए हुए हैं। आप देख लीजिएगा आपकी बुक में क्या मेंशन है, आई थिंक 64 ही आपकी बुक्स के अंदर मेंशन होंगे। तो लेकिन तादाद से ज्यादा इनका फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कैसे फंक्शन इम्पोर्टेंट है, इससे पहले हम आमतौर पे इलाटर्स की या स्यूडो इलाटर्स की बात करते थे कि वो स्पोर के डिस्पर्सल में अपना रोल प्ले करते हैं। ये जो पेरिस्टोम है, ये किससे बना, एम्फिथीसियम से बना। और ये कैसे है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब ये कैसे स्पोर को डिस्पर्स करते हैं, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में। अगर एनवायरनमेंट के अंदर आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन हार्श है, मतलब वहां पर आप कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कम है, तो यही पेरिस्टोम क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जब आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो ये पेरिस्टोम टीथ क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और यहाँ इन्हीं पोर्स से क्या होगा, स्पोर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हवा के अंदर जाएंगे और इस तरीके से वहां से ये डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जो पेरिस्टोम है, ये स्पोर की डिस्पर्सल को क्या कर रहे होते हैं, खास तौर पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, पेरिस्टोम के नीचे रिम दिखाया हुआ है या डायफ्राम दिखाया हुआ है, वहीं से ही आमतौर पे पेरिस्टोम क्या करते हैं, ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन की बात कर ली। अब नीचे जो थीका है, थीका, उसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बाहर क्या मौजूद है, एपिडर्मिस मौजूद है। उसके बाद या कैप्सूल वाल मौजूद है, और इसमें स्टोमेटा मौजूद नहीं होते। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या मौजूद है,
कैप्सूल वाल के बाद आपको 2 एयर स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, आउटर एयर स्पेस और इनर एयर स्पेस। उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? कुछ स्पोर्टिंग टिश्यूज, हाँ जी, या आप कह सकते हैं ट्रेबिकुलाई मौजूद होते हैं। जो ट्रेबिकुलाई है ये जोड़े रखते हैं कैप्सूल वाल को किसके साथ? आप कह सकते हैं कि जो अंदर जिसे कहते हैं आर्किस्पोरियम है उसके साथ जोड़े रखते हैं। इस तरीके से आर्किस्पोरियम को फर्दर किसके साथ जोड़ रहे हैं? जो सेंट्रल स्टैंड है जिसे कालोमेला का नाम दिया उसके साथ क्या कर रहे हैं? इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो ट्रेबिकुलाई मौजूद है ये इसका काम इनको आपस में जोड़े रखना है। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। इसके अलावा मजीद बताया है कि आपको आर्किस्पोरियम है, आर्किस्पोरियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। मायोसिस की मदद से आप कहते हैं कि हैप्लॉइड स्पोर क्या होंगे? वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल जो कनाल है उसको हमने किसका नाम दिया है? बिल्कुल सेंट्रल, वो क्या है? कालोमेला है। ठीक है, ये भी क्या होता है? स्टीराइल होता है। इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, रिप्रोडक्शन में यही स्पोर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम थी, आपको शेयर कर दी। मजीद आगे देखिए कोई डायग्राम है तो ओके, वरना आज का लेक्चर मुझे तो ज़बरदस्त लगे, मज़ा आया। नेट का भी इशू नहीं हुआ क्योंकि मैं आज घर से बाहर बिल्कुल टावर के करीब ही बैठा हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिएगा डायग्राम के अंदर आपको मजीद दिखाया हुआ है, एपोफाइसिस दिखाया हुआ है। ठीक है, सीटा दिखाया हुआ है। उसके बाद थीका बताया हुआ है। थीका वही जो मेन पोर्शन है किस चीज़ का? कैप्सूल का। इसके अलावा लिड दिखाया हुआ है या अपर कुलम दिखाया हुआ है जो नीचे उतरा हुआ पड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा रिम दिखाया हुआ है जिसको डायफ्राम भी बोलते हैं। एक्सपोज पेरिस्टोम दिखाए हुए हैं। ठीक है, जो ओपन और क्लोज होते हैं जिसकी वजह से स्पोर्स क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं। एपिफ्राम दिखाया हुआ है, बिल्कुल शीट लाइक है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और इसके नतीजे में स्पोर क्या होते हैं? यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, और अच्छा लेक्चर हो गया, मुझे तो मज़ा आ गया। मज़ीद देखिएगा, नेक्स्ट कोई डायग्राम मौजूद है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक और डायग्राम थी या नहीं है? बस इतनी है? बस इतनी ही थी सर। अच्छा चलें, ठीक हो गया। तो यही आपको जो बेसिकली चीज़ें बतानी थी, आप अपनी एफएससी की बुक्स में भी देखते हैं। ठीक है, कि आपके पास अच्छा एक और सबसे एंड में जो मॉसेस है इनको हेरी मॉस का नाम भी आमतौर पे दिया जाता है। वो हेरी मॉस का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनका जो कलिप्ट्रा होता है वो बिल्कुल हेयर लाइक होता है। ठीक है, जिस वजह से हम इनको आमतौर पे हेरी मॉस का नाम भी देते हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ से वापस घर की तरफ जो है वो रवाना हो रहा हूँ। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? आस्क कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो फिर लेक्चर को, जी सर। जी जी। हाँ एंड करते हैं, ग्रुप में पूछ लेंगे। करते हैं। क्वेश्चन होगा तो हम उसको वहाँ पे